नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सॉफ्टवेयर स्टडी खास कुमार पर। आज मैं आपके लिए क्लास 12 साइकोलॉजी चैप्टर 6 अभिवृत्ति एवं सामाजिक संज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चंस इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, यदि आप क्लास 12 की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें किसने मनोवृत्ति की सर्वोत्तम परिभाषा दी है? सही आंसर है ऑप्शन सी, क्रेच एवं क्रचफील्ड ने मनोवृत्ति की सर्वोत्तम परिभाषा दी है। क्रेच एवं क्रचफील्ड द्वारा दी गई परिभाषा से मनोवृत्ति का वास्तविक स्वरूप सही ढंग से स्पष्ट होता है। इस परिभाषा में मनोवृत्ति के 4 महत्वपूर्ण संघटकों को शामिल किया गया है। फर्स्ट जो आपका है प्रेरणात्मक, जिसको आप अंग्रेजी में मोटिवेशनल कहते हैं। सेकंड आपका हो गया संवेगात्मक, थर्ड आपका है प्रत्यक्षात्मक और फोर्थ आपका हो गया संज्ञानात्मक। तो इन्होंने अपने परिभाषा में 4 मनोवृत्ति के 4 महत्वपूर्ण संघटकों को शामिल किया है। मेन जो इनका जो परिभाषा था, जो डिफिनीशन था मनोवृत्ति का, एटीट्यूड का, वो आपका था क्रेच एवं क्रचफील्ड द्वारा एटीट्यूड का परिभाषा था मनोवृत्ति को व्यक्ति की अपनी दुनिया के किसी पक्ष से संबंधित प्रेरणात्मक, संवेगात्मक, प्रत्यक्षात्मक एवं संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के अपेक्षाकृत अस्थायी संगठन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो व्यक्ति द्वारा अपने आसपास के किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति के प्रति विशेष ढंग से सोचने मतलब सोचने, यहाँ पर देखिए संवेगात्मक है, प्रेरणात्मक है ना, तो सोचने, विचारने, भावात्मक या रागात्मक लगाव रखने तथा व्यवहार करने की मानसिकता, तत्परता की अवस्था को हम लोग मनोवृत्ति कहते हैं। अंग्रेजी में आप कह सकते हैं कि एटीट्यूड इज ए स्टेट ऑफ मेंटल readiness to think, feel and act in a specific way towards the object, persons and situations around the individual. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 2, मनोवृत्तियों के निर्माण एवं विकास में कार्य करने वाले तत्वों को मोटे तौर पर कितने वर्गों में बांटा गया है? तो इसका सही आंसर है आपका सेकंड का 4। मनोवृत्तियों के निर्माण एवं विकास में कार्य करने वाले तत्वों को मोटे तौर पर 4 वर्गों में बांटा गया है। यहाँ पर देखिए जो आपके वो 4 वर्ग हैं। पहला जो आपका आता है सामाजिक कारक, सेकंड आपका है सांस्कृतिक कारक, थर्ड आपका है मनोवैज्ञानिक कारक एंड फोर्थ है प्रक्रियात्मक कारक है, यानी फंक्शनल फैक्टर। फर्स्ट आपका सोशल फैक्टर, कल्चरल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर। तो याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मनोवृत्तियों के निर्माण एवं विकास में अनेक कारक कार्य करते हैं, जिन्हें हम मोटे तौर पर 4 वर्गों में बांट सकते हैं। वे 4 वर्ग यहाँ पर हैं, आपको याद रखने हैं। जितने भी स्टार वाले पॉइंट हैं, सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। आपके एग्जाम में इससे 2 मार्क्स 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सभी क्वेश्चन को अच्छे ढंग से कराया जा रहा है, फुली एक्सप्लेनेशन के साथ कराया जा रहा है दोस्तों। तो यदि आपको समझ में आ रही हो तो प्लीज, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक कर पीडीएफ पर क्लिक कर आप पा सकते हैं टेलीग्राम चैनल का लिंक। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है, मनोवृत्तियों का निर्माण या विकास के सांस्कृतिक कार्यों से निम्नांकित में कौन संबंधित है? कौन संबंधित है? मनोवृत्तियों का निर्माण या विकास के सांस्कृतिक कार्यों से निम्नांकित में कौन संबंधित है? तो आपका ऑप्शन है आपके सामने, तो थर्ड का इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर। याद रखिएगा, मीड एवं बेनेडिक्ट। तो मीड एवं बेनेडिक्ट मनोवृत्तियों का निर्माण या विकास के सांस्कृतिक कार्यों से संबंधित है और मीड एवं बेनेडिक्ट ने विभिन्न जनजातियों का अध्ययन कर बताया है कि संस्कृति विशेष की छाप उनकी मनोवृत्तियों पर स्पष्ट रूप से पाई जाती है। तो याद रखेंगे, सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, और देखिए ये जो आपका चैप्टर है मनोवृत्ति का, जो अंग्रेजी होता है एटीट्यूड। तो एटीट्यूड के बारे में सभी को पता होगा, सभी के पास होता ही है, और बिना एटीट्यूड का हम लोग चल ही नहीं सकते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, पूर्व धारणा में घटकों की संख्या कितनी है? पूर्व धारणा में घटकों की संख्या कितनी है? आप इसे एक और नाम दे सकते हैं, आपके एनसीईआरटी बुक में इसको पूर्वाग्रह नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा प्रिजुडिस भी आप, तो प्रिजुडिस के अंग्रेजी में प्रिजुडिस के नाम से भी जानते हैं। तो कहता है यहाँ पे पूर्व धारणा में घटकों की संख्या कितनी है? अगर आपको आंसर पता हो तो नीचे कमेंट में कमेंट करते चलेंगे। चलिए, तो फोर्थ का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर 3। याद रखिएगा,
जो आपका ये 2009 में भी क्वेश्चंस को पूछा गया दोस्तों, 2013 में भी और 2018 में पूछा गया, लगातार 3 बार क्वेश्चंस को पूछा गया है। तो आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा आपके एग्जाम के लिए। 3 आपके हैं, पूर्व धारणा के निम्नलिखित 3 घटक हैं, कौन कौन? तो संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। देखिए एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो को कराया जा रहा है, तो अगर आपको समझ में आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर नए हैं तो। इसी तरह से आपकी तैयारी कराई जाएगी इस चैनल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, पूर्वाग्रह एक प्रकार है। पूर्वाग्रह एक प्रकार है, क्या है? तो मनोवृत्ति का या मूल प्रवृत्ति का, संवेग का या प्रेरणा का। तो 5 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर, मनोवृत्ति का। अब मैं ऑप्शंस को रिपीट नहीं करता हूं क्योंकि बहुत से बच्चे इग्नोरेंस फील करते हैं, जिसके कारण केवल डायरेक्ट आंसर को मैं टिक आउट कराते जाता हूं, क्योंकि आपको अभी याद करना है भाई। जब आपकी प्रैक्टिस क्लास से चलेगी तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पूरे ऑप्शंस को पढ़ेंगे और उसके साथ देख देख कर टिक आउट करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग सीख रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो चलिए याद करते चलिएगा। जिनको नहीं याद होगा अच्छे से वीडियो को समझिए कंसेप्ट के साथ। सभी आंसर बिल्कुल सही हैं। पूर्वाग्रह एक प्रकार है तो मनोवृत्ति का, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन को भी आपके एग्जाम में 2011 में पूछा गया है, 2011 में भी पूछा गया है, 2016 में पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मनोवृत्ति परिवर्तन प्रक्रिया में संतुलन या संतुलन या POX का संप्रत्यय किसने प्रस्तावित किया? याद रखिएगा, देखिए क्वेश्चन को देखिए, मनोवृत्ति परिवर्तन प्रक्रिया में संतुलन या संतुलन भी कर सकते हैं या POX का संप्रत्यय किसने प्रस्तावित किया? तो 6 का आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी द राइट आंसर, फ्रिट्ज हाइडर। याद रखिएगा आप लोग, फ्रिट्ज हाइडर ने मनोवृत्ति परिवर्तन प्रक्रिया में संतुलन POX का संप्रत्यय प्रस्तावित किया था। और फ्रिट्ज हाइडर के द्वारा प्रस्तावित संतुलन का संप्रत्यय, जिसे कभी कभी POX त्रिकोण के रूप में व्यक्त किया जाता है, यहाँ पर आप लोग देख ही रहे हैं, POX के नाम से आप लोग जान रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि P का जो अर्थ होता है, 1 मिनट इसको क्लियर कर लेता हूं। हाँ, तो चलिए यहाँ पर जो आपका P का जो हो गया, तो P का मतलब होता है कि वह व्यक्ति जिसकी अभिवृत्ति का अध्ययन करना है, जिसके एटीट्यूड के बारे में हम लोग को पढ़ना है, वो यहाँ पर P होता है। याद रखिएगा। O का मतलब क्या होता है? O का मतलब होता है कि कोई दूसरा व्यक्ति, एक दूसरा व्यक्ति। याद रखिएगा इसका मतलब। X का मतलब क्या होता है? वह विषय वस्तु जिसके प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन करना है, जिसके चलते मतलब जिसके कारण हमको क्या करना है, तो उसके एटीट्यूड के बारे में पता लगाना है, तो उसमें हम लोग X के नाम से जानते हैं। उसमें POX का यही मतलब होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और इसके जो प्रस्तावित किए थे कौन थे? फ्रिट्ज हाइडर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है जी सभी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, मनोवृत्ति परिवर्तन के 2 स्तरीय, देखिए 2 स्तरीय संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। 2 स्तरीय संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया? तो 7 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर, MS मुहसिन। MS मुहसिन बिल्कुल सही है, MS मुहसिन हो जाएगा। और ये कहाँ के थे? तो भारतीय ही थे, हमारे देश के ही हैं, भारतीय हैं MS मुहसिन। तो इन्होंने मनोवृत्ति परिवर्तन के 2 स्तरीय संप्रत्यय का प्रतिपादन किया। क्या होता है 2 स्तरीय संप्रत्यय? तो 2 स्तरीय संप्रत्यय का प्रतिपादन इन्होंने किया था और इन्होंने बताया था कि मनोवृत्ति में जो परिवर्तन होता है वो 2 स्तरों पर होता है, यानी कि 2 स्टेप कंसेप्ट इन्होंने बताया था। 2 स्टेप कंसेप्ट बताया था, याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। किन्होंने बताया था? MS मुहसिन ने। कहाँ के थे? तो भारत के थे, यानी ये भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन कारक पूर्व धारणा को कम नहीं करता? निम्न में से कौन कारक पूर्व धारणा को कम नहीं करता? पूर्व धारणा भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है, आपका डेफिनेशन भी पूछा जाता है पूर्व धारणा का। तो याद रखिएगा, इनमें से जो कारक है आपका ऑप्शन डी द राइट आंसर, रूढ़िबद्ध जो है ये जो है वो आपका पूर्व धारणा को कम नहीं करता है, यानी डी द राइट आंसर। याद रखेंगे आप लोग, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, POX त्रिकोण में P कौन है? अभी मैंने आपको ऊपर के क्वेश्चन से बताया था कि POX में P कौन है, O कौन है और X कौन है। तो यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि POX त्रिकोण में P कौन है, तो आपका 9 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, आप लोग भी इसका टिक आउट कर सकते हैं, ऑप्शन इज द राइट आंसर, वह व्यक्ति है जिसकी अभिवृत्ति का अध्ययन करा। मैंने बताया था O का मतलब बताया था कोई दूसरा व्यक्ति, और X का मतलब जिसके प्रति हम लोग मतलब जिस चीज के बारे में, जिस विषय वस्तु है उसके प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन करना है, उसके बारे में होता है। तो यानी ऑप्शन इज द राइट आंसर। याद रखिएगा, वह व्यक्ति है जिसकी अभिवृत्ति का अध्ययन करना है या करता है, जिसकी अध्ययन करना है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए साथियों। क्वेश्चन नंबर 10 है, द्विस्तरीय संप्रत्यय के अनुसार अभिवृत्ति में परिवर्तन कितने स्तरों पर या चरणों में होता है? तो 10 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर 2।
द्विस्तरीय संप्रत्यय के अनुसार अभिवृद्धि में परिवर्तन कितने स्तरों पर या चरणों में होता है? 2 स्तरों या चरणों में होता है, अभी मैंने आपको बताया था ऊपर में। और द्विस्तरीय संप्रत्यय के जो किन्होंने प्रतिपादित किया था, तो अभी आपने यहाँ पर देखा, नेम आपको मैंने बताया था, एमएस मुहसिन जो कि भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन नंबर 11। एक अभिवृत्ति में परिवर्तन हो सकता है, एक अभिवृत्ति में परिवर्तन हो सकता है, तो सर्वसम या संगत और विसंगत या नहीं होता है। तो होता है साथियों, याद रखिएगा। अभिवृत्ति में एटीट्यूड में हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं। किसी का भी एटीट्यूड ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है, आप लोग सभी लोग जानते होंगे, किसी का भी एटीट्यूड ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। तो इसमें चेंजेस आती है, परिवर्तन होता है, नहीं होता तो यानी ऑप्शन डी तो बिल्कुल गलत है। विसंगत, देखिए या तो किसी के एटीट्यूड में कैसे चेंजेस आ सकती है, या उसका संगति अच्छा हो या तो संगति खराब हो, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। सर्वमय या संगत और विसंगत, यानी ऑप्शन बी द राइट आंसर। एक अभिवृत्ति में परिवर्तन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। मनोवृत्ति परिवर्तन प्रक्रिया में संज्ञानात्मक विसंवादिता का संप्रत्यय प्रतिपादन किया। संप्रत्यय प्रतिपादन किसने किया, किसका? तो विसंवादिता याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट टर्म है, संज्ञानात्मक विसंवादिता याद रखना है आपको। तो 12 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर, लियोन फेस्टिंगर ने मनोवृत्ति परिवर्तन प्रक्रिया में संज्ञानात्मक विसंवादिता का संप्रत्यय प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। एक भारतीय वैज्ञानिक एमएम मोहसिन, अभी मैंने आपको बताया था, एमएम मोहसिन ने किस संप्रत्यय का प्रतिपादित किया? तो इसका सही आंसर है द्विस्तरीय संप्रत्यय का प्रतिपादन एमएम मोहसिन ने किया था। तो याद रखेंगे आप लोग, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 13 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। पीओएक्स मॉडल के संदर्भ में कौन कथन सही है? अगर आपको वीडियो फास्ट लगे तो पॉज भी कर सकते हैं, तो और धीरे धीरे आसानी तरीके से जैसे आपको अच्छा लगे आप देख सकते हैं। पीओएक्स मॉडल के संदर्भ में कौन कथन सही है? पीओएक्स मॉडल के बारे में मैंने अभी आपको बताया, पीओएक्स मॉडल के बारे में मैंने अभी आपको बताया था। तो फ्रिट्ज हाइडर ने पीओएक्स मॉडल को प्रस्तावित किया था। तो इस मॉडल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 14 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इस मॉडल में सिर्फ 3 व्यक्ति होते हैं, सिर्फ 3 व्यक्ति होते हैं। पहला आपका पी होता है, दूसरा ओ होता है और तीसरा आपका एक्स होता है, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। अभिवृत्ति की कौन सी विशेषता यह इंगित करती है कि अभिवृत्ति किसी सीमा तक सकारात्मक है या नकारात्मक? देखिए, अभिवृत्ति की कौन सी विशेषता यह इंगित करती है कि अभिवृत्ति किसी सीमा तक सकारात्मक है या नकारात्मक? तो 15 का आपका बिल्कुल बिना कोई असमंजस के साथ ऑप्शन नहीं होगा, कर्षण शक्ति आप लोग याद रखिएगा। आप पेज 121 एनसीईआरटी में खोलिएगा तो आपको इसके बारे में अच्छी खासी जानकारी मिलेगी। मैं खुद से बिटवीन क्वेश्चन एनसीईआरटी से निकालता हूं ताकि आप लोग के एग्जाम में टैली कर सके, क्योंकि सभी क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं साथियों। तो आप लोग याद रखेंगे अच्छे से। पेज नंबर 121 मैंने आपको बताया है। ऐसे भी आप लोग समझते ही हैं, सकारात्मक अगर कोई चीज है उसको नकारात्मक में चेंज करना बहुत ही आसान है। कोई चीज सकारात्मक है, अगर उसको हम लोग नकारात्मक में चेंज करना चाहते हैं तो बहुत ही आसान है। नहीं लगा दीजिए ना नकारात्मक में चेंज, बिल्कुल ऐसा बात नहीं है, मतलब मैं बता रहा हूँ। तो परिवर्तन जो होता है वो आपका यहाँ पर कर्षण शक्ति के द्वारा होता है, इंगित करती है कर्षण शक्ति, याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट ही लिए गए हैं आपके एग्जाम में, इन सभी क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है 100% में 100%। और जो लोग हमारे चैनल पे नए होंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे यही रिक्वेस्ट मेरी रहती है, हाथ जोड़कर मेरी विनती रहती है, प्लीज चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, क्योंकि आपके लिए भाई मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी कुछ तो करेंगे, आपका भी कुछ फर्ज बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य का गुण नहीं है? हाँ सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य का गुण नहीं है? लक्ष्य का गुण नहीं है तो अनुनयता, बुद्धि, आत्मसम्मान या आलस्य। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 16 का बिल्कुल ऑप्शन डी द राइट आंसर। आलस्य से कुतो विद्या, अविधस्य से कुतो धनम, अधनस्य से कुत मित्रम, अमित्रस्य से कुत सुखम। यानी आलस्य से विद्या भी नहीं होती है तो लक्ष्य कहां से प्राप्त होगा? तो निम्नलिखित में से जो लक्ष्य का गुण नहीं है, आलस्य आपका है। आलस्य तो कभी करना नहीं चाहिए साथियों, याद रखिएगा। आलस्य नहीं करें, कार्य करें, काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा। सामाजिक संज्ञान में वैसे संवर्ग आधारित स्कीमा जो लोगों के समूह से संबंध होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? समझिए, सामाजिक संज्ञान में वैसे संवर्ग आधारित स्कीमा जो लोगों के समूह से संबंध होते हैं, लोगों के समूह से जो संबंध होते हैं उन्हें हम लोग रूढ़ धारणा कहते हैं, यानी ऑप्शन बी द राइट आंसर, याद रखिएगा। अगर आप भी इसको देखना चाहें एनसीईआरटी में तो मैं सभी पेज भी बता सकता हूं, क्योंकि मैंने सभी क्वेश्चंस उसी में से लिए हैं और कुछ क्वेश्चंस आपके जो प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे गए थे वहां से मैंने लिया है।
पेज 127 में आपका स्कीमा के बारे में है, मैंने खुद सब पढ़कर आपके लिए वीडियो लाता हूं। ट्रस्टेड क्वेश्चन आपके सामने लाया जाता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 18, वे स्कीमा जो संवर्ग के रूप में कार्य करती है उन्हें क्या कहा जाता है? वे स्कीमा जो संवर्ग के रूप में कार्य करती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो आपका 18 का सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल, जिनका ऑप्शन भी है बिल्कुल सही है, आद्य रूप है, यानी प्रोटोटाइप कहा जाता है आद्य रूप। याद रखेंगे आप लोग, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, वह व्यक्ति जो छवि बनाता है उसे क्या कहते हैं? छवि यानी कि अपनी छवि बनाना, छवि यानी आप लोग क्या कहते हैं उसको अंग्रेजी में? जी बिल्कुल, इंप्रेशन यानी इमेज। जो छवि हम लोग बनाते हैं, इंप्रेशन बनाते हैं, इंप्रेशन का फॉर्मेशन करते हैं, वह व्यक्ति जो छवि बनाता है, इंप्रेशन का फॉर्मेशन करता है, उसे क्या कहते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा 19 का आपका सही आंसर हो जाएगा, उसे हम लोग कहते हैं, बहुत ही अच्छा आंसर है, परसीवर कहते हैं। परसीवर यानी प्रत्यक्षणकर्ता, यानी ऑप्शन सी द राइट आंसर। याद रखेंगे, प्रत्यक्षणकर्ता कहते हैं दोस्तों, वह व्यक्ति जो छवि बनाता है उसे हम लोग प्रत्यक्षणकर्ता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको इस वीडियो में लगभग 30 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक स्कीमो या अन्वित योजना है, एक स्कीमो या अन्वित योजना है, तो किसका? मानसिक संरचना का, शारीरिक संरचना का, या आपका सामाजिक संरचना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर। इसको मानसिक संरचना के रूप में परिभाषित किया जाता है, स्कीमों को मानसिक संरचना के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो याद रखेंगे, और किसी तरह का आपके पास फीडबैक हो, कमेंट हो, कंप्लेन हो, शिकायत हो, आप नीचे कमेंट में कमेंट कर सकते हो, धराधर कमेंट कर सकते हो और मुझे बता सकते हो, ताकि आप लोगों की प्रॉब्लम का, समस्या का समाधान हो सके। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पे सभी पीडीएफ आपको अवेलेबल रहेंगे फ्री में, बिल्कुल फ्री में, किसी प्रकार का कोई कॉस्ट नहीं है पीडीएफ का। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, बस आपको, अगर आप में थोड़ा सा भी दया है तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, इसी से आप मेरी जो होगी आपका जो फी हो जाएगा वो चुकता हो जाएगा, मतलब आप फुल कर दीजिएगा फी को। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बस इतना ही। 21 नंबर क्वेश्चन है, छवि निर्माण प्रक्रिया में निम्न में से कौन सी उप प्रक्रिया होती है? छवि निर्माण प्रक्रिया में निम्न में से कौन सी उप प्रक्रिया होती है? तो 21 का सही आंसर आपका हो जाएगा, चयन भी होता है, अनुमान भी होता है, संगठन भी होता है, यानी ऑप्शन डी द राइट आंसर। छवि निर्माण प्रक्रिया में निम्न में से कौन सी उप प्रक्रिया होती है? तो उपरोक्त सभी चयन, अनुमान, संगठन के रूप में छवि का निर्माण किया जाता है। छवि निर्माण प्रक्रिया में सभी जो होते हैं वो आपके शामिल होते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 22, निम्नांकित में से कौन पूर्वाग्रह में तेजी से कमी लाता है? पूर्वाग्रह में तेजी से कमी लाता है जी, प्रिजुडिस। तो शिक्षा जो है, शिक्षा से भी जो होता है पूर्वाग्रह में कमी आता है। अंत समूह संपर्क से भी अगर आप करते हैं तो इससे भी आपका जो होता है पूर्वाग्रह में कमी आता है साथियों। लेकिन जो तेजी से जो कमी आता है आपका पूर्वाग्रह में, आपका पूर्वाग्रह विरोधी प्रचार करने से, यानी कि ऑप्शन आपका 22 का ऑप्शन सी हो जाएगा। पूर्वाग्रह विरोधी प्रचार अगर करने से क्या होता है, पूर्वाग्रह में तेजी से कमी लाता है। तो याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, बहुत ही कम समय में हम लोग बहुत अच्छे क्वेश्चंस को और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस को कर रहे हैं। तो 23 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्ति दूसरों की उपस्थिति में बेहतर प्रदर्शन क्यों करता है? तो सिंपल सा बात है, आपके एनसीईआरटी में आपके एग्जांपल भी एक समझाया गया है। मान लीजिए अगर आप अकेले साइकिल चलाते हो तो आप अकेले साइकिल जितना मतलब उतना स्पीड में आप चलाते रहते हो। साइकिल का एग्जांपल लेते हैं, और जैसे ही हम दो दोस्त आ जाते हैं, दो दोस्त हम लोग साथ में रहते हैं, तो अगर एक तेज चलाने लगता है तो हम लोग भी क्या करने लगते हैं, तेज चलाने लगते हैं, मतलब उससे कंपटीशन करने लगते हैं। और कंपटीशन का हिंदी आपका होता है परस्परता के कारण, यानी ड्यू टू कंपटीशन होते हैं व्यक्ति दूसरों की उपस्थिति में बेहतर प्रदर्शन करने लगते हैं। अगर अभी मैं यहाँ पर कह दूं कि सबसे हाईएस्ट मार्क्स कौन लाएगा, तो आप लोग बहुत ज्यादा मेहनत करोगे पढ़ाई में, बहुत ही ज्यादा मेहनत करोगे ताकि आप लोगों का मार्क्स अच्छा है, करोगे ना। तो इसी को कहते हैं कंपटीशन, यानी प्रतिस्पर्धा के कारण। याद रखिएगा, ट्रिक के साथ याद कीजिए, साइकोलॉजी अच्छे से याद होगा। साइकोलॉजी कोई नहीं है, केवल आपको साइकोलॉजी में एक ही टर्म्स आपको दिक्कत आएगा, जो आपके नाम याद करने आते हैं ना, किसने प्रतिपादित किया, कौन इसको दर्ज लाए हैं, किन्होंने बताया इस चीज को, कि इस नियम को किसने दिया, यही आपको कंफ्यूज करेगा। इसी को सिर्फ याद करना है, बाकी सभी क्वेश्चंस को आपको समझना है अच्छे से समझिए, अपने दिमाग से आंसर को दीजिए, क्योंकि साइको है ही भाई दिमाग का कार्य। तो व्यक्ति दूसरों की उपस्थिति में बेहतर प्रदर्शन क्यों करता है? तो परस्परता के कारण, ड्यू टू कंपटीशन। ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24,
हमें दूसरों व्यक्तियों की मदद करनी ही चाहिए, बिल्कुल सही बात है। हमें दूसरे व्यक्तियों की मदद करनी चाहिए। इस व्यवहार को कौन सा व्यवहार कहा जाता है? चलिए, इस बिहेवियर को आप कौन सा बिहेवियर कहोगे? कौन सा बिहेवियर कहोगे? कमेंट जिनको आता है कमेंट करते चलोगे। तो 24 का सही आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन डी द राइट आंसर ऑल। समाजोन्मुखी व्यवहार आप कर सकते हो, समाजोपकारी व्यवहार है, सामाजिक व्यवहार है, बिल्कुल सही है जी। ऑल ऑफ दी है, ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव, इनमें से सभी, जिनका जिनका इनमें से सभी है, बहुत अच्छा। सोशल 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 सामाजिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, नॉर्मन ट्रिपलेट। चलिए नाम याद रख लीजिए, नाम यही है, मैंने शुरू में आपको बताया ना, नाम याद रखिए। नॉर्मन ट्रिपलेट ने कब यह पाया कि लोग दूसरों की उपस्थिति में बेहतर प्रदर्शन करते हैं? क्वेश्चन को इस तरह से पूछा जा सकता है कि किसने यह पाया कि लोग दूसरों की उपस्थिति में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, तो वहां पर आंसर आपका हो जाएगा नॉर्मन ट्रिपलेट। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में आपका नाम दे दिया है और डायरेक्ट पूछ दिया है कि नॉर्मन ट्रिपलेट ने कब यह पाया कि लोग दूसरों की उपस्थिति में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। तो 25 का आपका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा 80 एक मिनट, चलिए ऑप्शन ही मैंने गलत कर दिया था। 1897 में नॉर्मन ट्रिपलेट ने कब यह पाया कि लोग दूसरों की उपस्थिति में बेहतर प्रदर्शन करते हैं? तो 1897 ईस्वी में इन्होंने पाया था। और होता भी यही है बेसिकली, आप लोग भी समझ सकते हो, यही होता है, होता भी यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, तदनुभूति इंपैथी अनुभव करने की क्षमता अधिक रखने वालों में सबसे उपयुक्त उदाहरण है किसमें? तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आपका डी में आप रख लीजिए, इनमें से सभी। चलिए ऑल कर लीजिए, ऑल। तो तदनुभूति इंपैथी अनुभव करने की क्षमता अधिक रखने वालों में सबसे उपयुक्त उदाहरण है, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर मदर तेरेसा। कैसे? आप याद रखिए, तदनुभूति अर्थात तदनुभूति का मतलब क्या होता है? तदनुभूति, इंपैथी का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि सहायता पाने वाले व्यक्तियों को परेशानी या कष्ट को अनुभव करवाने का मतलब करने का क्षमता। ये लोग समझते थे, जो लोग परेशान रहते थे, जिनको कष्ट रहता था, उस व्यक्ति को दुख दर्द को ये लोग समझते थे। कौन समझते? तो मदर टेरेसा इसमें से। हेमवती नंदन बहुगुणा नहीं, मेधा पाटेकर, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन था, रुकिए एक मिनट, चलिए तो ऑप्शन सही आ गया है। तो मेधा पाटेकर जो थे ये भी नहीं थे, इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन ए द राइट आंसर मदर टेरेसा आपका हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आपका यहाँ पे ऑप्शन बाबा साहब आमटे भी रहता तो वो भी हो जाते हैं, क्योंकि बाबा साहब आमटे भी लोगों की दुख दर्द को समझते थे, उनमें भी जो था तदनुभूति अनुभव करने की क्षमता अधिक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, जो हमारी सहायता करते हैं हमें उनकी सहायता अवश्य करनी चाहिए, क्या कहलाता है? भाई करनी ही चाहिए, जो हमारी सहायता करते हैं उनकी सहायता हमें करनी ही चाहिए, अवश्य करनी चाहिए, तो क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा 27 का आपका सही आंसर है ऑप्शन बी द राइट आंसर, सामाजिक स्थिति कहा जाता है, सामाजिक स्थिति द राइट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, भाव प्रबोधन क्रिया में व्यक्ति द्वारा मूल्यांकन अनुभव को कॉट्रेल ने क्या नाम दिया? देखिए कॉट्रेल यहाँ नाम आया है, याद रखिएगा, कॉट्रेल ने क्या नाम दिया भाव प्रबोधन क्रिया में व्यक्ति द्वारा मूल्यांकन अनुभव को? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर, मूल्यांकन बोध। मूल्यांकन अनुभव को मूल्यांकन बोध ही ना नाम दिया जाएगा, ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, जो लोग चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन मनोवृत्तियों का परिवर्तन से संबंधित नहीं है? एटीट्यूड के परिवर्तन से संबंधित नहीं है, किससे आपके एटीट्यूड में परिवर्तन में संबंधित नहीं थी, एटीट्यूड में कमी नहीं आएगा। जिनके पास एटीट्यूड ज्यादा है, देखिए एटीट्यूड तो सब में होना चाहिए भाई, बिना एटीट्यूड के तो दुनिया चलता नहीं है। मेरे पास तो कॉल भी आता है ना, तो 4-5 रिंग हो जाता है, किसी का 1-2 बार कर लेता है ना, 2-3 बार कर जाता है, तब जाकर मैं उठाता हूँ, भले ही मैं कुछ काम क्यों नहीं करता रहूं, लेकिन फिर भी मैं उठाता हूँ, ताकि लगे ना कि हम भी बिजी हैं। अपने आप को किसी के सामने जो है ना, आप बेकार मत फील करवाइए, थोड़ा सा एटीट्यूड में रहना चाहिए, ज्यादा नहीं बट रहना चाहिए, ईगो एंड एटीट्यूड होना चाहिए। ईगो से आपकी प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, तो इसको याद रखिए। इनमें कौन मनोवृत्तियों का परिवर्तन से संबंधित नहीं है? तो याद रखिए 29 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर, प्रचार। प्रचार से जो है आपका मनोवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, रूढ़ि युक्तियां का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? रूढ़ि युक्तियां का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो याद रखिएगा ऑप्शन इज द राइट आंसर, वाल्टर लिपमैन। वाल्टर लिपमैन इज द राइट आंसर। कब? तो याद रखेंगे 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में रूढ़ि युक्तियां का सर्वप्रथम प्रयोग वाल्टर लिपमैन में किया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आई हो। अगर वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, प्लीज यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट करती है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर ऑल ऑफ यू।
एंड हाँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा।